Welcome to Lok Talks. This is Dr. Lukesh Bhatia. Subscribe this channel for professional medical guidance, spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my viewership team. Thank you very much. नमस्कार, मैं डॉक्टर लुकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे कुछ एफएक्यू सीरीज आगे फिर और कंटिन्यू करते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी लोगों की अभी कंसर्न्स होने लगी हैं और जैसा कि आप जानते हैं संख्या हिंदुस्तान में, कतर में, सब जगह बढ़ रही है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न मुझे कुछ मित्रों ने ये फॉरवर्ड किया था कि ये सीटी वैल्यू का जो कन्फ्यूजन है इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करिए। तो एक ये कंफ्यूजन आया कहां से, पहले उसकी बात करते हैं। क्योंकि अब स्टडीज ये बताती हैं कि मेरी सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर में कितनी होनी चाहिए। जब भी आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए तो लैब से पूछिए मेरी साइकिल थ्रेशोल्ड सीटी वैल्यू कितनी है, वो मना नहीं कर सकते। इस चीज को सुन के तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अभी तक लोग सोच रहे थे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब पता लग गई है। वैल्यू इज 24। अगर इसकी वैल्यू 24 से ज्यादा है तो हो सकता है आपसे ये बीमारी और लोगों को ना फैले, आपका वायरल लोड बहुत कम है। और अगर इसकी वैल्यू 24 से कम है तो आप हाईली इन्फेक्शियस हो। तो वो सारे लोग जिनकी सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा आती है, इसका मतलब है उनसे बीमारी दूसरों को होने की संभावना कम होती है। अभी तक हमें कट ऑफ नहीं मालूम था, अब रिपोर्ट्स कट ऑफ के बारे में बातचीत कर रही हैं। कट ऑफ इज 24। कल से बोलिए मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, मेरी सीटी वैल्यू 24 से कम है या 24 से ज्यादा है। याद रखिए नंबर 24। ये एक चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस आज भी है। ये अगर पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का सवाल है, ये जो 24 से नीचे या 24 से ऊपर का जो सवाल है, ये एक महज एक ऑब्जर्वेशन है और इसके बारे में बहुत क्लियर आईसीएमआर ने भी बहुत क्लियर एक सर्कुलर निकाल क्लियर करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप ज़्यादा तवज्जो ना दें। और ये क्लियर इस रिपोर्ट से मैं आपको इसमें संलग्न कर दूंगा इसी वीडियो में साथ में, और बहुत क्लियरली उन्होंने इसको स्टेट किया है। मैं भी आपके सामने उसको पढ़ के भी बता रहा हूँ। The cycle threshold or the CT value of a RT-PCR reaction is the number of the cycles at which fluorescence of PCR product is detectable over and above the background signal. Theoretically, the CT value is inversely proportional to the amount of genetic material, that is RNA, in the starting sample, and lower CT values generally correlate with the high viral load. It is being assumed by some researchers or clinicians that the high viral load directly correlates with increased infectiousness and severity of disease. However, the evidence is not robust enough to definitively support this assumption. इस लाइन से आईसीएमआर ने बहुत क्लियर कर दिया है कि काफ़ी क्लिनिकल रिसर्चर्स इस बात को मानते हैं, लेकिन इस बारे में कोई रोबस्ट एविडेंस नहीं पाया गया है। Recent discussions about guiding the clinical decision making process based on the CT value of RT-PCR test reported by laboratories have several limitations. So ICMR has discussed the issue of correlating COVID-19 disease severity with the CT values and accordingly decided on the patient management protocol. There are no reliable studies to definitively prove a direct correlation between the disease severity or infectiousness and CT values.
The viral load does not have much role in patient management. CT values differs from one kit to other. Comparability of CT values among different kits is a challenge as our labs are using a mixed basket of kits now with different CT cutoffs and different gene targets. तो ये कहना कि 24 से नीचे इन्फेक्शस लोड या वायरल लोड ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रेलेवेंस नहीं पाया गया है, ये ICMR क्लियर करना चाह रहा है. So the CT values also depend on how the sample has been collected. कुछ 3 दिन पहले मेरी एक पैथोलॉजिस्ट मित्र से चर्चाएं हो रही थी मित्रों, और उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर करा और यही पॉइंट उन्होंने कहा कि a lot depends on how the sample has been collected. A poorly collected sample may reflect inappropriate CT values. Besides, the CT values are also determined by technical competence of the person performing the test, calibration of equipment, and pipettes and analytical skills of the interpreters. CT values between nasal and oropharyngeal specimens, नाक से लिया गया है या गले से लिया गया है, इसमें भी फर्क कर सकता है. From the same individual may differ. नाक से लेने में CT वैल्यू डिफरेंट हो सकती है और ओरल फेरिंक्स से लेने में डिफर कर सकती है. Similarly, the temperature of transportation as well as time taken from collection to receipt in the lab can also adversely impact CT values. समझ रहे हैं आप वेरिएशंस कितने. एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने क्लियर किया है. सैंपल्स फ्रॉम asymptomatic or mild cases show CT values similar to those who develop severe diseases. Patients in early symptomatic stages may show a high CT value, which may subsequently change in such cases. A high CT value will give a false sense of security. तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने समझने के लिए कि ये जो हम कन्फ्यूजन लिए बैठे हैं, इसकी रिलायबिलिटी का कई सारी पोस्ट इस तरह की हमारे संगी साथियों की वायरल होती रहती हैं. आपने कितना उसको वज़न देना है, कितनी उसने तवज्जो देनी है, ये आपके ऊपर है. इसलिए मैं इन चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ. So the severity of the last important point है, the severity of COVID-19 disease largely depends on host factors besides the viral load. इसलिए CT वैल्यू का इतना महत्व नहीं है. हर एक में कम वायरल लोड जाने के बाद भी अगर होस्ट के जो इम्यूनिटी है वो अगर पुअर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि वहाँ सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़ काफ़ी अधिक हो सकती है. Some patients with low viral load may land up in severe disease due to triggering of the immunological responses. Hence, again, high CT value may give a false sense of security. So, मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रख पाया हूँ, क्योंकि उनका ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में मुझसे पूछा था. मुझे उचित लगा कि मैं ये जो ICMR का जो क्लेरिफिकेशन इसके बारे में आया था उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँ. आगे ICMR ने बहुत स्पष्ट किया है, मोर ओवर द RT-PCR टेस्ट प्रेजेंटली बीइंग कंडक्टेड इज क्वालिटेटिव इन नेचर. मीन्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो नेगेटिव है. It is qualitative in nature and non-quantitative. So the CT values may give a rough estimate of the viral load. However, more specialized standards are required for quantitative assays which are currently unavailable for SARS-CoV-2.
So in view of above, it is not recommended to rely on numerical CT values for determining the infectiousness of COVID. So it's very clear, I think. So that question is very clearly sorted out. मैं बहुत स्पष्ट आपके सामने बातों को रख चुका हूँ. आइए मित्रों, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ बॉदरिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी सूरत में क्या किया जाए. हम सब जानते हैं कि क्या किया जाए. फिर से मैं दोहराता हूँ, केवल 4 चीज़ें. ठीक, मास्क का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए. ठीक है, ध्यान रखें कि ये जो एल्युमिनियम की एक रहती है क्लिप नोज के ऊपर, ये दबा करके इस तरह से रखिए ताकि कोई ऐसी गुंजाइश ना रहे कि कहीं से एयर या एरोसॉल अंदर एंटर हो सके. ये मास्क मैं जानबूझ के पहन के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का रेस्पिरेटर वाला जो N95 है, ये केवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए है. ये जनरल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं है. ये बहुत फ्रिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ किया जाता है. दिस इज़ गॉट अ वॉल्व और ये जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है. ये बहुत महंगा भी आता है. मास्क को अपना स्टेटस सिंबल ना बनाएं. और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये जनरल पब्लिक के इस्तेमाल की बात यह है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ. ये देखिए, ये जो पार्ट है ये सही ढंग से स्नगली फिटिंग है और इस हिस्से में 3 लेयर्ड जो रिकमेंडेशंस हैं, अब बहुत क्लियर स्टडीज़ हो चुकी हैं. CDC ने गाइडलाइंस मार्च के आखिरी हफ्ते में अपनी गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडीज़ एंड इट इज़ वेरी क्लियर दैट द मास्क इज़ रिक्वायर्ड. मास्क अभी न तो कोई जल्दी पेंडेमिक ख़त्म होने वाला है और ना आपका मास्क पीछे छूटने वाला है. तो मास्क को सही ढंग से इस्तेमाल करने की आदत डालिए और जब भी घर से बाहर निकलते हैं, घर में वापस आने तक मास्क का इस्तेमाल करना है. कार में भी अगर एक से अधिक लोग हैं तो सबने मास्क पहन करके बैठना ज़रूरी है. प्रेफरेबली लीव योर विंडोज़ ओपन सो दैट एयर सर्कुलेशन होती रहेगी. तो वायरस या एरोसॉल किसी ने अगर छींक दिया, खांस दिया, तो वो कार में न रहते हुए बाहर डिसिपेट हो जाएगा. दूसरा है हैंड सैनिटाइजेशन. इस तरीके के स्प्रेज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ये और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं जिनको आप हैंड क्लीननेस और सारी चीज़ें करनी हैं. 20 सेकेंड्स के लिए हैंड वॉश, ये सब चीज़ें मैं अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, उस पर मैं ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा. तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग. 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस पे सबसे हर व्यक्ति से रहें. जिनके साथ आपको इनहेबिटेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके साथ आप नहीं रहते हैं 24 घंटे, एक ही घर में जिनके साथ आप नहीं रहते हैं, उनसे प्रयास कीजिए कि कम से कम 3 फीट 1 मीटर मिनिमम और आइडियली 6 फीट 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहिए. एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्यूचर न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस. स्टॉपिंग द स्प्रेड एट द सोर्स रिमेन्स द की. Current measures to reduce transmission, including frequent hand washing, wearing a mask, physical distancing, good ventilation, and avoiding crowded places or closed setting, continue to work against the new variants by reducing the amount of viral transmission and therefore also reducing the opportunities for the virus to mutate. Next important strategy can be to scale up the vaccine manufacturing and to scale up the vaccinations. So the most important thing is that each one of you listening to this video must be strongly motivated to schedule your vaccination. यथाशीघ्र अपना वैक्सीनेशन का डेट लीजिए, स्केड्यूल कराइए और वैक्सीनेशंस लीजिए.
ड्यूरेशन, पहला डोज लीजिए, उसके बाद 3 से 6 हफ्ते तक में आप ले सकते हैं सेकंड डोज। विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 weeks टाइम ऑल कैन बी टेकन एज अ सेकंड डोज, whether it is Moderna or it is Pfizer. All right. Johnson and Johnson, yes, they have made a vaccine which is possible to be working with only with a single dose, depending on your availability in the local area wherever you are. Covishield, Covaxin in India, you know it very well. Recently the government has come up with studies which is showing effectiveness much better by prolonging the duration between first and second dose. प्रथम और द्वितीय डोज के बीच में 4 से 6 हफ्ते पहले जो उन्होंने कहा था, अब उसको बढ़ा करके उन्होंने 6 से 8 हफ्ते कर दिया है, और ये रिकमेंड किया जा रहा है कि 8 हफ्ते के लगभग आप जब लेंगे उसकी इफेक्टिवनेस अधिक रहेगी। वैक्सीन की इफेक्टिवनेस और इफिकेसी, ये 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इफिकेसी मतलब अगर 100 लोग लेंगे, जैसे अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग इफिकेसी बताई जा रही है, 50-55% की इफिकेसी का मतलब यह है कि अगर 100 मतलब आपके 55% चांसेस हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, किसी में 59% चांसेस हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये इफिकेसी जो है ये इससे पहले के जो ट्रायल्स हुए हैं उनके लिए है, लेकिन जो अभी ह्यूमन ट्रायल्स अभी जो चल रहा है उनको मिलने का, इनमें जो लॉन्ग टर्म में जो इफ़ेक्टिवनेस इनको लगने के बाद जो स्टडीज़ आएंगी वो इफ़ेक्टिवनेस रहेंगी, उनको कहा जाएगा इफ़ेक्टिवनेस। सो एक चीज़ तो तय है वैक्सीनेशन से, आपकी डेथ रेट और सीवियरिटी पे कंट्रोल पाने के लिए वैक्सीन अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न चल रहा है कि ये कितने दिन तक चलेगा, इसका उत्तर है 6 to 10 months। उसके बाद क्या होगा, उसका उत्तर है हो सकता है कि नेज़ल वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तब तक, हो सकता है कि ओरल वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तब तक, लेकिन हाल फिलहाल जो वैक्सीन्स अभी इंट्रामस्कुलर लगने के लिए उपलब्ध हैं उनको लेने के लिए अपने आप को शेड्यूल कीजिए। हाल ही में एक और प्रश्न आया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा गया, तो इसलिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। कुछ नए वेरिएंट्स के क्या लक्षण देखने में आ रहे हैं, कुछ हद तक मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित भी देखने में आ रहे हैं। तो जो नए वेरिएंट के जो लक्षण हैं उनमें क्या symptoms हैं। So if you start experiencing the signs and symptoms of unusual fatigue, dizziness, muscle pains, weakness, lethargy, body pain, diarrhea in a common order, it might be a signal that you require COVID testing। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। नए वेरिएंट से भी जो सिम्टम्स हो रहे हैं इनके बारे में भी अपने को जानकारी अपने पास रखिए। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो पहली चीज़ होती है सीवियर बॉडी एक होना, डिफ्यूज बैक पेन होना, अत्यधिक लिथार्जी लगना, सीवियर एपैथी होना। ये सब चीज़ें किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कॉमन होती है, जो इसके साथ भी हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों मैं आपके काफ़ी कुछ प्रश्नों का समाधान देने में सक्षम हो पाया हूँ, और जुड़े रहिए लोक टॉक्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए लोक टॉक्स चैनल को यदि आपने पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और लाइक का बटन जरूर हिट करेंगे, इनकरेजमेंट मिलता है, अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों के बाद मैं अगला ये वीडियो डाल पा रहा हूँ, बीच में कुछ व्यस्तताएं रहीं, कुछ परिवर्तन अभी हाल ही में हुए हैं वर्किंग प्रोटोकॉल्स को लेकर के, उनको समझने में वक्त लगा, इसलिए कुछ समय के बाद मैं अपलोड कर पा रहा हूँ। मिलते हैं बहुत शीघ्र ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।